सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये है हमारा आज का टॉपिक भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, ये सब हम अपने इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर पहले वो 2 लेक्चर्स देखे, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें। तो देखिए अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो बी तक डिस्प्लेस होता है ए टू बी की डायरेक्शन में। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप चलकर बी पॉइंट तक गए इस डायरेक्शन में। क्लियर भाई। अब बी से क्या किया कि भाई यहाँ तक चले गए सी तक, सी पॉइंट तक। तो ये तो हो गया बेटा जी वेक्टर ए बी, ठीक है ना। ए से बी तक गए हैं तो ये वेक्टर ए बी हो गया और ये हो गया बेटा जी अपना वेक्टर बी सी। अब देखिए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर ये मान लीजिए आप ही यहाँ खड़े हो ए पर और ए से आपने बी तक मूव किया और बी से आपने सी पॉइंट तक मूव किया, तो असल में आपकी मूवमेंट कितनी है। मूवमेंट नहीं बोलूंगी मैं इस वर्ड को, हमने एक नया वर्ड सीखा था भाई लास्ट लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा घूमकर क्यों ना कहीं भी चला जाए, उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो एक्चुअल में तो आप ए से और भाई सी तक ही तो गए हो। ये तो आप जानबूझकर भाई घूमकर चले गए, ए से बी गए, बी से सी गए। उसकी बजाय अगर आप ए से सी तक जाते तो भी उतना ही वर्क डन था आपका, उतना ही डिस्प्लेसमेंट था। वो दिल्ली और चंडीगढ़ वाला आप एग्जाम्पल याद करें भाई, जाना तो दिल्ली से चंडीगढ़ था। अब आप दिल्ली से और भाई अपोजिट रूट आपने ले लिया कोई इधर मान लीजिए राजस्थान की तरफ और वहां से आप चंडीगढ़ गए हैं, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो आपकी यही हुई है ना। क्लियर, मेरी ये बात आपको समझ आ रही है कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट असल में ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो इसे मैं क्या कहूं कि भाई ए से बी तक जो आप गए यानी वेक्टर ए बी, और बी से सी तक भाई जो आप गए वेक्टर बी सी, ये दोनों मिलकर किसके इक्वल आ रही हैं बच्चों, वेक्टर ए सी के, वेक्टर ए सी के। और ये है हमारी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स का ट्राइंगल लॉ। हम यहाँ इसको पैरेलल लेके चलते हैं। हमारा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए जो भी लॉ अभी हम करने जा रहे हैं वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं सिर्फ बस। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। यानी कि हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहां हमने क्या देखा कि ये ट्रायंगल की एक साइड में, ये ट्रायंगल बन गया आपके सामने ए बी सी, ठीक है। ए से बी गए, बी से सी गए या ए से सी गए, बात एक ही है। इट मीन्स ए बी जमा बी सी ने मिलकर उतना ही काम किया जितना ए से सी ने किया। भाई एक गाड़ी ऐसे गई सी तक और एक गाड़ी ऐसे गई, एक्चुअल डेस्टिनेशन तो दोनों का सी पे था भाई, एक्चुअल डेस्टिनेशन तो दोनों गाड़ियों का सी पे था। तो वर्क डन तो एसी ही हुआ है भाई, दोनों दिल्ली से चंडीगढ़ ही तो पहुंचे हैं, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों का जो काम किया गया है वो इसी के तो इक्वल आ रहा है। तो ए बी जमा बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया। ये चीज हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लेते हैं कि अगर कोई 2 वेक्टर किसी ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, भाई ए बी और बी सी ट्राइंगल की साइड है,
एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन पे ध्यान देना, बिना डायरेक्शन के वेक्टर कुछ भी नहीं है। तो ये डायरेक्शन और इसी रो में ये, भाई या तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई हम ऐसे गए और ऐसे गए, लेकिन ये साइड ऐसे नहीं जा रही, ये अपोजिट जा रही है। पहले मैं लिख दूं, फिर मैं एक बार और आपको समझाती हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if two vectors are represented by two sides of a triangle, थोड़ा मैं यहाँ पर ट्राइंगल की जगह पर फिगर लगा दिया है, ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, इस बात पे ध्यान देंगे, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, इस चीज को मैं बताऊंगी आपको, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है भाई। देन थर्ड साइड, then sum of these two vectors, then sum of these two vectors is represented by third side, represented by third side of triangle taken in, ये बात पे ध्यान देंगे, रिवर्स ऑर्डर, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब मैं एक बात बता दूं, जो मैंने ये इतनी बड़ी बात यहाँ लिखी है आपको याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपने अपने माइंड पर स्ट्रेस नहीं डालना है, सिर्फ इसको समझना है। जिन बच्चों को भाई याद हो जाए अच्छे से याद, तो देखो कुछ करना ही नहीं होता, मैथ्स में समझना होता है। तो आप जिन बच्चों को समझ आ रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस डायग्राम से समझे। इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। खास बात क्या है, टेकन इन ऑर्डर, भाई ऑर्डर आपने ध्यान रखना है, भाई या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है सब कुछ या एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ऐसे या तो चक्की चलेगी या ऐसे, अब मैं ऐसे जा रही हूं तो ऐसे गई तो ऐसे आना था, लेकिन नहीं, ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। तो ये ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्रम उसका, हाँ, डायरेक्शन उसकी, एक्चुअल में ऑर्डर का मतलब डायरेक्शन है यहाँ। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, उन दोनों का सम, रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। आ रही है मेरी बात समझ में, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। आप इसे एक तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी साइंस आती है तो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एक देखिए ना, रिजल्टेंट फोर्स, सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा था हम ज्यादा साइंस में नहीं जाएंगे। भाई हमें एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचाना है, अब हमारे पास तो फोर्स है नहीं, अब एक बच्चे ने क्या किया, इसको 3 न्यूटन की फोर्स लगाकर भाई यहां सरका दिया, दूसरे बच्चे ने 4 न्यूटन की फोर्स लगाकर यहां सरका दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सीधा हम P से R तक 7 न्यूटन की फोर्स लगाकर इसको सरका देते? तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, मतलब 2, 3, 4, 5 रिजल्टेंट वेक्टर कईयों का हो सकता है। मतलब मैं आपको समझाऊं कि 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर के बराबर का वर्क अगर एक अकेला वेक्टर कर रहा है तो वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्लियर, वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भाई ये बोट है, हाँ ये पानी है और भैया ये पानी के ऊपर आपकी बोट चल रही है, ठीक है, पानी के ऊपर आपकी बोट चल रही है मान लीजिए। तो देखिए बोट की जो स्पीड है वो a है, ठीक है, और पानी की स्पीड है वो b है। तो एक्चुअल में जब ये बोट पानी की डायरेक्शन में चलेगी तो वो a स्पीड से नहीं चलेगी, पानी भी अपनी स्पीड के साथ उसको बहा के लेके जाएगा। समझे मेरी बात को? तो जो बोट की जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी बच्चों, a जमा b होगी। अगर इसकी स्पीड 5 है और पानी की स्पीड 3 है तो ये बोट 5 की स्पीड से नहीं जाएगी, ये 8 की स्पीड से जाएगी, और पानी के अपोजिट गई तो पानी इसको रोकेगा तो वो 2 की ही स्पीड रह जाएगी। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ये रिजल्टेंट मीन्स 2 या 3 के इक्वल किया गया काम।
अभी तो हम फिलहाल 2 ही वेक्टर ले रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बराबर काम जो अकेला वेक्टर कर रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि AC इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर। अब मेन निचोड़ क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड पर 2 वेक्टर हैं तो तीसरी साइड उसके सम को रिप्रेजेंट करेगी, बट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। इसी चीज को हम एक और इसमें से एक नई चीज और देखते हैं भाई। एक तो हमने ये देखा, अब ध्यान दें, हम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अब हम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं भाई। ये A है बेटा जी, A से मैं गई B पर। क्लियर। B से मैं गई इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ध्यान रखना मेरा पेन वैसे चल रहा है, A से B, B से C और मैं आ गई C से A पर। डायरेक्शन ये एरो अगर आपको नहीं दिख रहा मैं दोबारा लगा देती हूँ। A से एक ही जगह लगाना है एरो आपने, या तो कॉर्नर पे लगाना है या सेंटर में बीच में कहीं लगाना है। हम A से B गए, B से C गए और भाई C से A पर वापिस आ गए। तो मेरा कुल वर्क डन, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। A से चली A पे वापिस, A से चल रहे हैं पे वापस आ रहे हैं, तो वर्क रिजल्टेंट जो है अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है भाई? डिस्प्लेसमेंट है 0। तो मैं वेक्टर की भाषा में कहूं तो क्या किया मैंने? AB वेक्टर AB जमा वेक्टर BC जमा इस डायरेक्शन में आ रहे हैं वेक्टर CA इज इक्वल टू क्या है? जहां थे वहीं, तो वो वेक्टर कौन सा बताया था मैंने आपको? 0 वेक्टर। तो वो हो जाएगा 0 वेक्टर। यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक ही ऑर्डर में ली जाती हैं तो उनका सम 0 होता है। उनका सम 0। अब आप यहां देखें ना, मैं CA को राइट में ले जाती हूं, AB प्लस BC इज इक्वल टू 0 माइनस CA। गॉट इट? 0 माइनस CA, तो माइनस CA हो जाएगा। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू माइनस CA। और लास्ट लेक्चर में हमने नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़ा था कि वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं। तो ये नेगेटिव को अगर मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा भाई? AC वेक्टर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? AC। सेम रिजल्ट फिर से आ गया हमारे पास, सेम रिजल्ट फिर से आ गया। तो इट इज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स। अब यहाँ एक छोटा सा हिंट और मैं देती हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। देखिए जरा ध्यान से, AB जमा BC, AB जमा BC का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? B यहाँ है, B यहाँ है, कॉमन है, दोनों में से B हटा दीजिए, A से चलकर C तक गए, AC हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम अभी तो यहाँ पर ये चल रहा है, सिर्फ हमें एक ही एग्जाम्पल है तो हमें समझ आ रहा है। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कई बार हम भूल जाते हैं, कई बच्चों को ये डायरेक्शन ही याद नहीं रहती कि ऐसे गए तो अब ऐसे आना है, ऐसे आना है। तो अगर आपको अब मैं यहाँ लिख दूँ, देखें जरा ध्यान से, PQ जमा QR का रिजल्टेंट क्या बनेगा? PR। आपने डायग्राम बनाना है, बना दीजिए। PQ है भाई, इधर PQ, P से Q, QR, Q से R, तो PR। तो PR का मतलब भाई P से R जा रहे हैं। ये है सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। सम हमें इस तरह से सम नहीं करना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे, फिर हम कंपोनेंट फॉर्म में आएंगे जब हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये था बेटा जी अपना बेसिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि इफ 2 vectors are represented by 2 sides of a triangle taken in order, then third side represent their sum but taken in reverse order। ठीक है, और यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एज ए वेक्टर आप सेम डायरेक्शन में लेते हो तो उनका सम क्या आ जाता है? 0। तो उस बात को भी मैं यहीं पर लिख देती हूँ और उसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा जी AB प्लस BC और प्लस CA इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 नहीं, 0 वेक्टर। A से शुरू हुए, A पे खत्म हो गए। देख रहे हो ना, A से शुरू हुए, A पे खत्म हो गए, डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई? 0। बीच में क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को हम एक बार और देखते हैं कि ये तो था पॉइंट वाइज। ठीक है, इस वेक्टर का एक छोटा नाम भी होता है। मान लीजिए ये है कोई वेक्टर A और भाई ये है अपना कोई और वेक्टर B।
और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हम इस चैप्टर में थ्रू आउट फ्री वेक्टर में डील करेंगे। फ्री वेक्टर कौन से होते हैं बेटा? जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता और हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इनिशियल पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते हैं, उसका टोटल इफेक्ट पर असर नहीं पड़ता, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हमें इन दो वेक्टर को सम करना है। हम क्या करते हैं भाई, ये तो अपना हो गया वेक्टर ए, क्लियर, ये तो हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट और ये वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट। तो जो ये बी वेक्टर है ना, इसको हम यहां ले जाते हैं ए के टर्मिनल पॉइंट पर, वही डायरेक्शन बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में हम ले जाते हैं। तो ये हो गया अपना वेक्टर बी। ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि ये फ्री वेक्टर है। अगर ये लोकलाइज्ड होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी ले सकते हो कि एक बच्चा यहाँ काम कर रहा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई। देखो ज़्यादा साइंस वाले बच्चों को मैं बार बार कह रही हूँ, समझ आता है। आर्ट वाले बच्चों को कोई मुश्किल नहीं है भाई, मैं खुद एक आर्ट स्टूडेंट रही हूँ, तो हमने अपनी टेक्निक बनानी है इनको समझने के लिए। वर्क डन है, वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है। एक बच्चा एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा बच्चा यहाँ लगा हुआ है डिस्प्लेस करने में। हमने क्या किया भाई, पहले वाले ने यहाँ तक काम कर दिया, अब तू रेस्ट कर भाई, ये रेस्ट करेगा, ये रेस्ट करेगा। और ये जो दूसरा बच्चा है, जहां इसका काम खत्म हुआ भाई, यहां कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था और ये बेचारा इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले जाके थक गया, तो अब हमने क्या किया भाई, तुम रेस्ट करो, इसका रेस्ट हो गया। इसको भाई ये कह रहा है मैं तो इसी डायरेक्शन में काम कर सकता हूं। फ्री का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगी भाई। मैग्नीट्यूड का मतलब इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता मैं, इसी डायरेक्शन में लगा सकता हूं मैं। समझ आ रही है? फोर्स भी तो एक वेक्टर है। तो ये कोई फोर्स है किसी बच्चे की, मान लो, तो वो कह रहा है कि मैं इसी डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगा सकता हूं बी मैग्नीट्यूड की, तो भाई यहां लगा ले, यहां लगा ले। तो हमने उसको यहां लगा दिया, तो उसने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचा दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप इस वेक्टर को क्यों ना यहां तक ले गए? नहीं भाई, इसको राइट ही नहीं था इस वेक्टर को जाने का, ऐसे इसका तो काम इसी डायरेक्शन में चल रहा है। ये बेचारा इस डायरेक्शन में मुड़ ही नहीं सकता, इसको अधिकार ही नहीं है मुड़ने का, राइट ही नहीं है मुड़ने का। समझ आ रही है बात भाई? ये जो ए वेक्टर है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ ही काम कर सकता है। इनको कह देना टेढ़ा चल के कर ले, नहीं चलता, मुझे नहीं आता, सीधी गाड़ी चलानी आती है, टर्न लेना नहीं आता। ठीक है, विद रिस्ट्रिक्शन हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ए वेक्टर इसी दिशा में जा सकता है, तो ये यहाँ गया, यहाँ पर ये थक गया, बी ने यहाँ तक काम किया, तो ये टोटल वर्क डन तो ये हुआ है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है। आ रही है बात समझ में? अगर आपको अभी भी नहीं आए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है भाई, आप इसको अपने तरीके से, हर एक का अपना एक तरीका होता है। टीचर आपको केवल गाइड कर सकता है, आपको मतलब एक गाइडलाइन दे सकता है, आपको आइडिया दे सकता है। समझना आपका काम है, रट्टा नहीं लगाना है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है आपने कि भाई ये वेक्टर इस डायरेक्शन में गया का मतलब एक बच्चा इसी डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगा सकता है। तो इसको उठा के भैया तू ये ऑब्जेक्ट सरका ले, इसको बोल दिया अब तू आगे सरका ले, वो नहीं होता है क्या? आपकी जो रेस होती हैं कई बार, तो देखिए मुझे एग्जैक्ट नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपकी 400 मीटर की अगर रिले रेस है तो 100 मीटर पर चेंज कर लेते हैं वो लोग, एक फ्लैग या जो भी हाथ में लेते हैं। तो एक बंदा 100 भाई बंदे फिक्स कर दिए जाते हैं वहाँ पर, है भाई, वो बंदा यहाँ से यहाँ ही दौड़ेगा, वो दूसरे को पकड़ा देता है, फिर वो तीसरे को, फिर वो चौथे को। एक्चुअल में तो वर्क डन क्या होता है, इनिशियल से टर्मिनल का ही होता है ना। तो ये इसने फ्लैग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, इसी दिशा में पहुँचा सकता था, इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, तो फ्लैग एक्चुअल में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये इन दोनों के इक्वल काम यहाँ हुआ है। तो दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? तो ये था बेटा जी अपना सम ऑफ टू वेक्टर्स। इसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंस और बता देती हूँ। अब डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। हमने देखा था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव का मतलब क्या था कि अगर मैंने ए का नेगेटिव लेना है तो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेंगे, लेकिन वो ए की अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। तो ए तो इधर काम कर रहा है, समझे मेरी बात को, बी यहां काम कर रहा था। अगर मैं बी का नेगेटिव लेती हूं,
अगर मैं b का नेगेटिव लेती हूं और यहीं लेती हूं तो इतने ही मैग्नीट्यूड से b अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो वो -b। भाई मैग्नीट्यूड तो इसका भी b है, इसका भी b है मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो? दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? b है, बट ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये इधर फ्लैग ले जा रहा है, ये इधर फ्लैग ले जा रहा है। अब फ्लैग वहां जाने की बजाय यहां आ गया, तो वर्क डन। अब ध्यान दें, जो आपका वर्क डन है, ये देखिए ना, अब आप ऐसे और ऐसे आए हैं, ऐसे और ऐसे आए हैं, तो एक्चुअल में आप यहां से यहां तक आए हैं और ये इन दोनों के वर्क डन के इक्वल है, तो ये हो गया वेक्टर a प्लस, हम तो ट्रायंगल ला कर रहे हैं, प्लस है माइनस ऑफ वेक्टर b, और ये एक्चुअल में क्या है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्लियर? ये है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। समझ आई मेरी बात आपको? आप a को उधर ले जा सकते थे, तो a जब आपका यहाँ काम कर रहा है तो a इधर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? a माइनस a हो जाएगा। b को आप उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वेक्टर आपका b हो जाएगा। और जब आप ऐसे गए और आप यहाँ आए, तो ये एक्चुअल में क्या है? -a प्लस b कह लीजिए, या b माइनस a कह लीजिए। जब आपको एक बार लॉजिक समझ आ जाएगा तो आप कोई सम, कोई एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, मैंने कोशिश की है कि पहले मैं आपको इसको ट्रायंगल ला से समझा सकूं, कैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और ये हमारा सम ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। और फिर मैंने इसको शॉर्ट में लेकर समझाया है। एक बार आप इसको फिर से देखेंगे तो आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ये था बेटा जी अपना एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल। क्लियर? अब हम एक टॉपिक और करने जा रहे हैं। अभी पैरेललोग्राम लॉ भी आपका आ जाता है इसमें। पैरेललोग्राम लॉ से पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपका अभी आएगा बीच में। देखिए, चलिए पैरेललोग्राम लॉ और मैं आपको बता देती हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को इकट्ठा दे देता है। ठीक है? क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट माने जो साथ साथ हैं, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वेक्टर a को और ये वेक्टर b को। ध्यान देंगे तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर b को यहां शिफ्ट कर देते हैं इस आर्म पर। भाई ये तो पैरेललोग्राम तो बन गया हमारा, ठीक है? ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। इसका नाम ABCD आप कुछ भी रख लीजिए, बना नहीं है भैया असल में। पहले हम पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं अच्छे से। देखिए जरा, इनको आपने सिर्फ समझना है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर? ये देखिए जरा, ठीक है भाई? अब बना है कुछ, ठीक है? तो ये हो गया वेक्टर a और ये हो गया वेक्टर b। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उनके सम को दिखाता है और एक डायगोनल उनकी डिफरेंस को दिखाता है। कैसे? यहां शिफ्ट कर दें भाई वेक्टर b को, कर दें वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है ना? तो नाम दे दीजिए a b c d। a यहां तक आए, यहां तक गए, तो एक्चुअल में हम कहां तक गए? यहां तक गए, तो ये तो अपना वही ट्रायंगल लॉ है, तो ये तो बन गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर? चलिए, अब हमने क्या किया था -b के लिए कि हम इसके अपोजिट यहां लिया था, ये था -b। समझे मेरी बात को? तो ये जो चीज हमने ली थी, अभी मैंने आपको समझाया था इरेज करने से पहले, तो ये हमारा क्या बन रहा था? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्लियर? अब ये वेक्टर और ये, एक मिनट भाई, इसको BD डायगोनल को आप ले लीजिए। BD डायगोनल आप देखिए जरा, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, BD
और इसका नाम रख लीजिए AE। जो BD है वो पैरेलल है AE के, और BD इक्वल भी है AE के। स्केलर में बात कर रही हूं मैं, स्केलर में ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही इसका होगा। बस एक फर्क है, ये AE में है और ये अपना किस डायरेक्शन में है, BE डायरेक्शन में है। तो BE इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A माइनस B, यानी वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है इस वर्टेक्स से जो जा रहा है वो तो इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड डायगोनल है वो उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, B माइनस A हम उसको कहेंगे। तो ये थोड़ा आपका पैरेललोग्राम लॉ था, जो कि ट्रायंगल लॉ से ही थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, एक में ही दोनों को दिखाता है। ये बात आपको समझ आई भाई, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम DB के अलोंग लेते तो ये भी A माइनस B हो जाता। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है भाई, देखिए जरा प्रॉपर्टीज में आपको कोई प्रूफ नहीं दूंगी, प्रॉपर्टीज जस्ट मैं आपको बताऊंगी बस। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका क्या फायदा होता है कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां कोई डाउट नहीं रेज होगा, कोई डाउट नहीं उठेगा आपका, वहां पर कोई डाउट रेज नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम भाई छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। कॉम्यूटेटिविटी यानी अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, A प्लस B, B प्लस A के ऑलवेज इक्वल होता है। डिफरेंस में फर्क आता है, देखा था पैरेललोग्राम लॉ में, A माइनस B ऐसे था और B माइनस A ऐसे था, डायरेक्शन में फर्क आ जाता है, लेकिन एडिशन में कोई फर्क नहीं आता है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ऑफ टू वेक्टर्स एडिशन। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। क्लियर, समझ आ रहा है भाई कि दो वेक्टर्स को ऐड करें किसी भी ऑर्डर में तो वो सेम रहता है, तीन वेक्टर्स को ऐड करें तो वो सेम रहता है। थर्ड आपका आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी वेक्टर में कोई ऐसा वेक्टर जोड़ो कि वो वेक्टर खुद आ जाए। तो जीरो वेक्टर, अगर हम वेक्टर A में जीरो वेक्टर जोड़ें या जीरो वेक्टर में A वेक्टर जोड़ें तो हमें A वेक्टर ही मिल जाएगा। इट मीन्स जो जीरो वेक्टर है वो क्या कहलाता है आपका? दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एंड द फोर्थ इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी वेक्टर A में क्या ऐड करें? वेक्टर A में कौन सा वेक्टर, वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होता है बच्चों, स्केलर ऐड नहीं होगा। भाई वेक्टर क्या है, आप सिर्फ इतना समझो ना कि एक डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्क डन है, एक फोर्स है। तो फोर्स में फोर्स ही तो ऐड होगी ना, स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। तो वेक्टर A में क्या ऐड कर दूं कि जीरो वेक्टर आए? तो वेक्टर A में अगर उसी का नेगेटिव ऐड करें या किसी वेक्टर के नेगेटिव में वेक्टर को ऐड करें तो हमें जीरो वेक्टर मिल जाता है। भाई एक बार आपने यहां से यहां ऑब्जेक्ट को ले गए, भाई एक बार तो आप A से B पे ले गए इस डायरेक्शन में, ये हो गया वेक्टर A। अब आप वापस इसी डायरेक्शन में फिर ले आए ऑब्जेक्ट को माइनस A, तो आप तो वहीं पहुंच गए जहां थे, तो जीरो हो गया ना आपका टोटल इफेक्ट। तो माइनस A क्या होता है आपका? माइनस A होता है बेटा जी एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका था भाई, हमारा हो गया कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। देखो मेरी बात को सुने, मैंने आपको बताया दो वेक्टर की जमा, जोड़, सम, एडिशन। ठीक है, फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई, मैंने आपको वेक्टर का डिफरेंस बताया,
लेकिन डिफरेंस की कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि डिफरेंस ना तो कम्यूटेटिव होता है, ना एसोसिएटिव होता है, ना कोई डिफरेंस के रिगार्ड कोई आइडेंटिटी या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसकी रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जमा हो गया, घटा हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय वेक्टर वो बाद का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर की वेक्टर से गुणा हम बाद में सीखेंगे। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। ठीक, एक वेक्टर को एक स्केलर से गुणा करना। सपोज कर लीजिए भाई ये है कोई वेक्टर ए और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और इसे मैंने 2 से गुणा करना है, वेक्टर ए को 2 से, तो ये 2a बन जाएगा, यानी वेक्टर ए का दुगना बन जाएगा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करें भाई? ये आप इतना मान के चलें कि एक बच्चा रिले रेस में, भाई जो भी रेस का नाम होता है, फ्लैग को ए से बी पे ले जा रहा है, क्लियर, और उसको डबल कर दिया तो वो इतनी ही, बी थोड़ा यहाँ ले लो भाई, थोड़ा सा हम और अच्छे से दिखा पाएंगे, ए से बी तक ही ले जा पा रहा है, उसी को डबल पावर दे दें तो वो ए से बी और बी से सी तक इतना ही आगे डबल और ले जाएगा। वेक्टर को डबल करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दिया, डायरेक्शन वही रहेगी। भाई पॉजिटिवली डबल किया है ना, तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करना यानी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। प्रैक्टिक यहाँ मतलब हम सिंबॉलिकली इसको लाइन सेगमेंट में कैसे दिखाएं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में, तो इधर ही चल रहा है हमारा वेक्टर, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो अब 2a हो जाएगा और ये इसकी लेंथ से डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हाफ ए करूं तो जितना ये वेक्टर है इससे हाफ हो जाएगा। सिंपल अपना अलजेब्रा है भाई जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ए सी इसी डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ वेक्टर ए। ये बात चल रही है पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अगर हम इसी वेक्टर को किसी नेगेटिव स्केलर से -2 से हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करें तो वो -2a। अब इसका क्या मतलब है, तो वेक्टर ए का डबल ही फोर्स लग रही है, वेक्टर ए की डबल ही फोर्स लग रही है, लेकिन वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो ए और भाई ये बी और ये आ जाएगा सी, तो ये हो गया -2a। ये है वेक्टर की प्रोडक्ट किसी स्केलर क्वांटिटी से। 5 से करोगे 5 गुना हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे 10 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो उतने ही गुना हो जाएगा, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। यूनिट वेक्टर, हाँ, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है। सिंपल सी बात है कि भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है। अब इसी दिशा में ये है अपना वेक्टर ए बी वेक्टर ए है, और इसी डायरेक्शन में मुझे एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। ठीक है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, डायरेक्शन वही रहे। तो यहां भाई 2 से गुणा करा, मैग्नीट्यूड डबल हो गया। समझो भाई ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा था, ठीक है, जैसे इसको डबल किया ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, हाफ किया तो ऑब्जेक्ट आधी दूर रह गया, माइनस किया तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो वन यूनिट तक, 1 डिस्टेंस तक भी तो जा सकता है ना वो ऑब्जेक्ट। वो कब जाएगा, अगर इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से मैं भाग कर दूं तो जो नया वेक्टर मिलेगा, मान लीजिए हमें कल्पना कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है भाई, यानी कि 5 न्यूटन के बराबर ये फोर्स है जो काम कर रही है, और मुझे 1 न्यूटन के बराबर फोर्स चाहिए। तो अगर मैं इस वेक्टर का 1/5 कर दूं, अगर मैं इस वेक्टर को 1/5 से डिवाइड कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, a का मैग्नीट्यूड बटे 5, यानी 5/5, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान देंगे। किसी भी वेक्टर को
किसी भी वेक्टर को अगर उसके मॉडुलस से, अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा, जो कि उसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में काम करेगा। ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन से सीखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 2 से गुणा करा तो फोर्स डबल इन द सेम डायरेक्शन एंड सो ऑन। तो अगर हम भाई यहाँ देखो ना, गुणा करने का मतलब 1/2 से भी तो हम गुणा ही कर रहे हैं, तो इसको हम 1/a मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें या a मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो यूनिट आएगा, और इस तरह से नया वेक्टर जो मिलेगा वो यूनिट वेक्टर मिलेगा। और यूनिट वेक्टर को हम हमेशा a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी। क्लियर? तो बेटा जी ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब इसके बाद हमारे टॉपिक आएंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड सो ऑन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर लिखें। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें। थैंक यू।